नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन 25 दिनों में 7.5 करोड़ मतदाताओं के सत्यापन के तरीके पर कोई ठोस तर्क नहीं दे पाए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया, जबकि आयोग ने तेजी से सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के आंकड़े जारी किए हैं। इस दौरान पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल तेजस्वी की गाड़ी से उतारने को लेकर भी विवाद दिखा है। फिर हम आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित एक जन चौपाल में सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए खर्च ने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे की इस बैठक में अधिकारियों ने 10 किलो काजू बादाम, 30 किलो नमकीन, 6 लीटर दूध और 2 किलो घी का सेवन किया, जिसका बिल आया है 24,000 से अधिक। फिर हम आपको बताएंगे, मुंबई का एक ऐसा गैंगस्टर जिसने ना गोली चलाई ना खून बहाया, लेकिन अपने अंदाज से मुंबई को अपने कदमों में झुका लिया। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपराध को सराफत का जामा पहनाया और बॉलीवुड के हीरोज को एक नया स्टाइल दिया। फिर हम आपको बताएंगे कि जब भी भारत की बात करते हैं तो अक्सर सबसे पहले हमारी आबादी का जिक्र होता है। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आबादी का भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा बढ़ती रहेगी या एक दिन इसमें ठहराव आएगा? संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्टों से कुछ बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आगे हम आपको बताएंगे पूरी रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास कोई ठोस तर्क नहीं है। महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग को तो कोसा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि 25 दिन में 7.5 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा। कल तक सारे नेता कह रहे थे कि क्या चुनाव आयोग जादू की छड़ी घुमाएगा। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। वैसे तो बिहार बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन पटना को छोड़कर दूसरे शहरों में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। पटना में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बड़े नेता पहुंचे थे, इसलिए पटना में अच्छी खासी भीड़ थी। ट्रैफिक रोका गया, जगह जगह रेलवे ट्रैक पर बैठे कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव आयोग के दफ्तर का भी घेराव करने की कोशिश की। सारे नेता एक खुली गाड़ी में सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने करीब 100 मीटर पहले नेताओं को रोक दिया। राहुल गांधी ने वहीं पर भीड़ को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान की लाल किताब जेब से निकाली और कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी की गई, उसी तरह बिहार में भी धांधली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ाए गए थे और बिहार में वोटर्स के नाम काटकर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के इशारे पर चल रहा है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो। महागठबंधन की रैली में 2 खास बातें देखने को मिली। पहली ये कि पप्पू यादव और राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार को उस गाड़ी से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया, जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी समेत महागठबंधन के सारे नेता सवार थे। अब दावा यह किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इन दोनों से चिढ़ते हैं। तेजस्वी के इशारे पर ही दोनों को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और दूसरी बात यह है कि आज महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग को तो कोसा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि 25 दिन में 7.5 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन आखिर कैसे होगा। कल तक सारे नेता कह रहे थे कि चुनाव आयोग जादू की छड़ी घुमाएगा। क्या देश भर में फैले बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाएगा? लेकिन आज इस मुद्दे पर सब खामोश रहे। इसकी वजह है कि चुनाव आयोग ने डेटा जारी करके बता दिया है कि पहले 15 दिन में 58% वोटर्स के फॉर्म सबमिट हो गए हैं और अभी भी 16 दिन बाकी हैं। आज शाम 6 बजे तक 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 4 करोड़ 53 लाख 89 हजार से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म चुनाव आयोग को मिल चुके हैं। ये प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी और इस दौरान
वोटर लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा। चुनाव आयोग अपना काम तेजी से कर रहा है। अब सभी की नजरें इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होंगी। और अब हम आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मई में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत अधिकारी गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन शहडोल जिले से आई एक खबर ने इस अभियान की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ जल संरक्षण की चौपाल में जो खर्च हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 1 घंटे की चौपाल और बिल आया 24,000 का। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित एक जल चौपाल में सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए खर्च ने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे की इस बैठक में अधिकारियों ने 10 किलो काजू बादाम, 30 किलो नमकीन, 6 लीटर दूध और 2 किलो घी का सेवन किया है, जिसका बिल 24,000 से अधिक आया है। जल गंगा संवर्धन अभियान पर भारी पड़ा ड्राई फ्रूट्स अभियान। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मई में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत अधिकारी गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन शहडोल जिले से आई खबर ने इस अभियान की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ जल संरक्षण की चौपाल में जो खर्च हुआ है वो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। शहडोल जिले की भदवाही ग्राम पंचायत में पिछले महीने हुए जल चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करना था, लेकिन चौपाल की आड़ में सरकारी खजाने से पैसों की जमकर बर्बादी हुई। पंचायत रजिस्टर में दर्ज खर्चों के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे की इस बैठक में अधिकारियों की मेहमान नवाजी पर 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 3 किलो किशमिश, 30 किलो नमकीन, 20 पैकेट बिस्कुट, 6 लीटर दूध और 5 किलो चीनी खर्च हुई है। और इतना ही नहीं, इस खातिरदारी में 2 किलो शुद्ध घी भी अधिकारियों ने पी लिया। इन सभी का कुल बिल आया 19,010 रुपए और 5,260 रुपए का एक और बिल घी के नाम से अलग से निकाला गया, जिससे कुल खर्च 24,000 से अधिक हो गया। यह मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत प्रभारी सीईओ मुद्रिका सिंह ने जांच की बात कही है। उन्होंने माना है कि जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई थी, लेकिन काजू बादाम किशमिश जैसे बिलों पर संज्ञान लिया गया है और इसकी जांच की जाएगी। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहां 50% से कम कमीशन लिया जाता हो। कुछ दिन पहले 1 लीटर पेंट से 233 लोगों ने पुताई की थी। अब 14 लोग जिस तरीके से ड्राई फ्रूट खा गए, मुझे लगता है इनका पेट इंसानों जैसा था या जानवरों जैसा, और सब कुछ पचा भी गए। या कोई पहला मौका नहीं है जब शहडोल जिला अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए सुर्खियों में आया हो। इससे पहले सरकारी स्कूलों में 4 लीटर पेंट के लिए 165 मजदूरों और 65 मिस्त्रियों का बिल बनाने का मामला सामने आया था, जिस पर 1 लाख से अधिक का भुगतान किया गया था। निपनिया स्कूल में 20 लीटर पेंटिंग और मामूली फिटिंग के लिए 275 मजदूरों और 150 मिस्त्रियों को दिखाकर 2,31,000 का भुगतान हुआ था। इन घटनाओं से ये साफ पता चलता है कि सरकारी योजनाओं में किस तरह से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जब गांव के कुएं, तालाब और नाले सूख रहे हैं और जनता पानी की किल्लत से जूझ रही है, तब सरकारी चौपाल की छांव में अफसरों की मेज पर मेवों और घी की बारिश होना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ के अधिकारी बेहद गजब? और अब हम आपको मुंबई के एक ऐसे डॉन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ना गोलियां चलाई ना खून बहाया। मुंबई के पहले डॉन की अनोखी कहानी। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में कुछ सितारों की आंखें इतनी गहरी होती हैं जो स्क्रीन को भेद कर दिलों में उतर जाती हैं। अमिताभ बच्चन की दीवार में वो तीखी नजरें जो गुस्से और बेपरवाही क्या तूफान के लिए थी, या वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का वो ठहरा हुआ अंदाज जो सामने वाले को एक पल में अपना दीवाना बना दे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये नजरें, ये अदा, ये रुतबा किसी स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि एक असल जिंदगी के किरदार से उधार ली गई थी। एक गैंगस्टर जिसने ना गोली चलाई
ना खून बहाया, लेकिन अपने अंदाज से मुंबई को अपने कदमों में झुका लिया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपराध को शराफत का जामा पहनाया और बॉलीवुड के हीरोज को एक नया स्टाइल दिया। उस किरदार का नाम था हाजी मस्तान मिर्जा उर्फ सुल्तान मिर्जा। मस्तान से सुल्तान तक का पूरा सफर 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुडलोर में जन्मा मस्तान एक गरीब किसान का बेटा था। घर में पैसे नहीं थे, रोटी तक नसीब नहीं थी, और जब भूख ने पेट का दरवाजा खटखटाया तो मस्तान का परिवार मुंबई की ओर चल पड़ा। सपनों का एक हसीन शहर जहां चमक दमक और गरीबी एक साथ सांस लेती है। उस वक्त मुंबई को लोग बंबई के नाम से जानते थे। बंबई के क्राफर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में मस्तान के पिता ने साइकिल पंचर की एक छोटी सी दुकान खोली। मस्तान वहीं बैठा शहर की रंग बिरंगी जिंदगी को देखता और सोचता कि क्या उसका कैनवास हमेशा खाली रहेगा। बंबई में धीरे धीरे 10 साल बीत गए और उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन भी अपने चरम पर था। छोटे से लेकर बड़े बिजनेस सब फल फूल रहे थे, लेकिन मस्तान की जिंदगी फिर भी खाली और सादी थी। तभी अचानक उसकी मुलाकात गालिब शेख से होती है। गालिब को एक चतुर लड़के की जरूरत थी जो बंबई के डाक पर कुली बनकर होशियारी से सामान की तस्करी कर सके। ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत का खजाना लूट रहे थे और तस्करी एक तरीके से बगावत थी। मस्तान ने ये तुरंत मौका लपक लिया। उसने अपना मकसद ढूंढ लिया था। उस समय हमारे देश भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगी घड़ियां और गहने तस्करी का बड़ा कारोबार था। अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे महंगे टैक्स से बचने के लिए लोग तस्करी का रास्ता चुनते और मस्तान ने फिर धीरे धीरे तस्करी के इस खेल का बादशाह बन लिया। और ठीक 12 साल बाद उसकी मुलाकात गुजरात के एक तस्कर शुकूर नारायण बखिया से हुई। दोनों की जोड़ी खूब जमी। फिलिप्स के ट्रांजिस्टर, घड़ियां, रेडियो, ये सब तब की शादियों में दहेज में खूब दिए जाते थे। मस्तान की कमाई अब आसमान छूने लगी। एक वक्त का कुली मस्तान अब मस्तान भाई बन चुका था। मस्तान का गजब अंदाज था, अपराध में भी शराफत। मस्तान कुछ अलग था। ना वरदराजन, मुल्दियार, ना दाऊद, ना कोई और किसी में वो कोई बात नहीं थी। मस्तान सिर्फ एक तस्कर नहीं था, उसकी अदा औरों से जुदा थी। उसके बात करने का स्टाइल, नजरें दूसरी ओर करके बोलने का वो अंदाज, इंसान को परखने की कला और सबसे बड़ी बात वो नैतिकता जो उसने क्राइम में भी बरती। ना छिछोरापन, ना कत्ल, ना बेकार की हिंसा। मस्तान जानता था कि उसकी ताकत उसकी इमेज है और यही वजह थी कि वो धीरे धीरे बंबई उसकी अदा पर फिदा हो गई। 1970 तक मस्तान हाजी मस्तान बन चुका था। वो हज पर भी गया और अब वो कुलीगिरी नहीं बल्कि रसूख की सैर कर रहा था। सफेद डिजाइनर सूट, महंगी गाड़ियां, मुंह में सिगार और समंदर किनारे की बालकनी से जहाजों को निहारने का वो अंदाज, ये मस्तान का स्टाइल था। बॉलीवुड जो उस वक्त जवान हो रहा था, मस्तान के इस अंदाज का दीवाना हो गया। बॉलीवुड मस्तान की माशूका बन चुकी थी। कहते हैं वो मधुबाला पर फिदा हो गया था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी पर कभी रिश्ता नहीं बन सका। इसलिए बाद में मस्तान ने मधुबाला जैसी दिखने वाली एक एक्ट्रेस सोना से शादी कर ली। सोना की फिल्मों के लिए उसने खूब पैसा लगाया पर कामयाबी ना मिली। दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान, इन बॉलीवुड के दिग्गजों से मस्तान की यारी के किस्से बंबई की गलियों में गूंजते थे। उसका रसूख कुछ ऐसा था कि उसने कामों को ही लोग एक अलिखित कानून मानने लगे थे। मस्तान का अपराध एक सिस्टम बन गया था। 1975 में इमरजेंसी ने देश को झकझोर कर रख दिया था। मस्तान को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन वहां भी उसका रुतबा कायम रहा। अफसरों को महंगे तोहफे, वीआईपी ट्रीटमेंट, मस्तान का स्वैग ही अलग था। लेकिन एक दिन अचानक जेल में उसकी मुलाकात होती है जयप्रकाश नारायण से। जेपी की सादगी और विचारों ने मस्तान को हिला कर रख दिया। 18 महीने बाद जब वो बाहर आया तो उसने अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं उसने इंदिरा गांधी को रिहाई के लिए पैसे की पेशकश की थी पर बात नहीं बनी। इमरजेंसी में उसने कई नेताओं को छुपने में मदद की थी जिसका फायदा उसे बाद में मिला। 1980 में मस्तान ने राजनीति में किस्मत आजमाई। दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाया। एक गैंगस्टर का दलित मुस्लिम एकता की बात करना
तब के समय की सबसे अनोखी बात थी। बॉलीवुड स्टार दिलीप कुमार ने इस पार्टी का खूब प्रचार भी किया, लेकिन आप तो जानते ही हैं, राजनीति कुछ अलग ही चीज है। यहाँ मस्तान को कामयाबी नहीं मिली, फिर भी उसने कभी गोली नहीं चलाई, न हिंसा का रास्ता अपनाया। उसका रसूख उसकी शराफत से था। 25 जून 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई, लेकिन तब तक बंबई का अंडरवर्ल्ड बदल चुका था। दाऊद इब्राहिम कासकर, जो कभी मस्तान के लिए काम करता था, 1993 के बम धमाकों के बाद से शहर छोड़कर भाग गया। मस्तान ने बंबई को अपनी महबूबा माना था, लेकिन दाऊद ने उसी शहर को जख्म दिए और गहरे जख्म दिए। वहीं इन सबसे दूर मस्तान का गोद लिया बेटा सुंदर शेख आज भी बंबई में भारतीय मॉनिटराइजिंग सुरक्षा महासंघ चलाता है। मस्तान की 3 बेटियां हैं, कमरुनिशा, मेहरुनिशा और शमशाद। ये तीनों अलग अलग शहरों में हैं। शोना की बेटी हसीन मिर्जा ने दावा किया है कि वो मस्तान की बेटी है और उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी है। ये सारी कहानियां आज भी कोर्ट में कहीं ना कहीं उलझी हैं। मस्तान की कहानी में एक और अहम किरदार है दाऊद इब्राहिम। 19 साल का दाऊद मस्तान का एक वक्त को सबसे बड़ा फैन हुआ करता था, लेकिन वो उसकी इमेज को कमजोर मानता था। दाऊद ने एक बार मस्तान की 5 लाख की अटैची लूटने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से वो मेट्रोपॉलिटन बैंक की वैन लूट बैठा। ये बंबई की पहली बैंक डकैती थी। दाऊद के पिता कांस्टेबल इब्राहिम कासकर ने उस दिन उसे रात भर पीटा और यहीं से जन्म होता है मुंबई के एक नए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। वो मस्तान की शराफत को छोड़ हिंसा का रास्ता चुनकर आगे बढ़ा, लेकिन हाजी मस्तान एक ऐसा गैंगस्टर और तस्कर था जिसने अपनी इमेज से उस वक्त की बंबई को अपना दीवाना बना दिया। सफेद सूट, सफेद जूते, सिगार और समंदर को निहारने का अंदाज, ये मस्तान का स्टाइल था जो बॉलीवुड के नायकों का प्रेरणा स्रोत बना। उसकी जिंदगी अपराध, बॉलीवुड और राजनीति का एक अनोखा मिश्रण थी। मस्तान ने दिखाया कि इमेज ही सब कुछ है। उसकी कहानी आज भी बंबई की गलियों में गूंजती है, एक ऐसे डॉन की जिसने बिना गोली चलाए दिलों पर राज किया। और अब हम आपको बताएंगे संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्टें। ये रिपोर्टें बताती हैं कि भारत की जनसंख्या 2061 में अपने चरम पर पहुंचेगी। अनुमान है कि इस साल हमारी आबादी 1.70 अरब तक होगी। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि इसके बाद भारत की जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गिरावट। रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक भारत की जनसंख्या घटकर लगभग 1.5 अरब पर आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गिरावट क्यों आएगी। इसका मुख्य कारण है प्रजनन दर में कमी। भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है। शिक्षित महिलाओं की बढ़ती संख्या, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच जैसे कारक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारी प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है। यह 2.1 से भी नीचे आ गई है और इसका अर्थ है कि अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की आबादी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है। यह एक ऐसा बदलाव है जो न केवल सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक रूप से भी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी भारत 21वीं सदी के अंत तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। यहीं पर एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है, चीन से तुलना। चीन, जो कभी दुनिया का सबसे आबादी वाला देश था, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन माना जाता था, अब जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि चीन की जनसंख्या 2024 में 1.41 अरब थी, जो 2054 तक 1.21 अरब और 2100 तक केवल 63.3 करोड़ तक सिमट जाएगी। तो 2100 में जब भारत की आबादी 1.5 अरब होगी, तब चीन की आबादी लगभग 63.3 करोड़ होगी। इसका मतलब है कि सदी के अंत तक भारत की जनसंख्या चीन की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जो वैश्विक शक्ति और जनसांख्यिकीय मानचित्र को पूरी तरह से बदल देगा। भारत ने हाल के वर्षों में अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का भरपूर लाभ उठाया है। हमारी बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1997 से 2023 तक युवा आबादी ने प्रति व्यक्ति जीडीपी में हर साल 0.7% की वृद्धि में योगदान दिया, लेकिन 2050 तक यह योगदान घटकर 0.2% रहने का अनुमान है। जैसे जैसे हमारी प्रजनन दर घट रही है और जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, भारत भी कई विकसित देशों की तरह एक बूढ़ी होती आबादी की ओर बढ़ रहा है। 2100 तक हमारे देश में बुजुर्गों की निर्भरता का अनुपात जापान की वर्तमान स्थिति जैसा हो सकता है। इसका मतलब है कि कामकाजी उम्र के लोगों पर बुजुर्गों की देखभाल का बोझ बढ़ेगा। इससे सरकारी खजाने और परिवार दोनों पर दबाव आएगा। स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता होगी। भारत के लिए यह एक दोहरी चुनौती है। एक ओर हमें बढ़ती उम्र की आबादी की जरूरतों को पूरा करना होगा और दूसरी ओर हमें अपनी युवा आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे। आज भी भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कम है और अपने कार्यबल में आधुनिक बाजार के अनुरूप कौशल की कमी है। ये वो क्षेत्र है जहां तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की जरूरत है। हमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना होगा। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण जनसांख्यिकीय बदलावों को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कुंजी है। यदि हम अपनी मानव पूंजी को बेहतर ढंग से विकसित कर पाएं, तो यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन हमारे लिए एक अभूतपूर्व अवसर बन सकता है। हम न केवल अपनी आबादी को स्थिर कर सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल कार्यबल के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। तो 2061 के बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य को आकार देने वाला एक गहरा परिवर्तन है। हम चीन से दोगुनी आबादी वाले देश जरूर बनेंगे, लेकिन यह आबादी कैसी होगी? स्वस्थ, शिक्षित, कुशल या चुनौतियों से भरी हुई? यह हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करेगा। भारत एक नए जनसांख्यिकीय युग में प्रवेश कर रहा है और हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। आप देख रहे थे आईना सच का। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम ना हो।